हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बेस्ट जो आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस होंगे जो इंडियन पॉलिटी, जो पूरी इंडियन पॉलिटी है, जिसको हम इस पॉलिटी के अंदर बेसिकली हमने फॉलो अप किया है। जो लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक जो है उसको हमने फॉलो किया है। उस बुक से रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल 100 क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है, जो आपके सभी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका यूपीएससी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, पीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पर भी इंडियन पॉलिटी आएगा, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चंस एक तरीके का आपका क्या है, कंक्लूडिव पार्ट है। मतलब आपको बेस्ट रिवीजन करनी है, मतलब एक क्विक रिवीजन करनी है 1-2 घंटे के अंदर, कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट्स को और चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर लें। तो वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आज का इस वीडियो का बेसिकली जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is an are principal features of the Government of India Act 1919? जो 1919 का जो आपका एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो बताना है कि आपके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें हम पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो देखिए, पहली स्टेटमेंट है द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि जो डायरकी का सिस्टम था, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इस क्वेश्चन की बिल्कुल सही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। इसमें बात करी गई है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स वर्ड कंटिन्यूड। देखिए, जो कंटिन्यूड वर्ड है ना, तो जो एक्चुअली जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1909, ठीक है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके अंदर ये लाई गई थी। और इसको 1909 में लाई गई थी, और 1919 में भी ये अगले 10 साल के बाद भी ये कंटिन्यू में रही थी ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद, ठीक है। जिसके अंदर कि जो इस एक्ट के अंदर क्या था कि जो मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर, मतलब जो कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर जो खड़ा होता है इलेक्शन में, तो उसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वोट करेंगे। और इस प्रिंसिपल को इन लोगों ने बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। कहाँ पर देखिए, शुरुआत में तो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में किया, उसके बाद जो सिख कम्युनिटी थी, फिर इंडियन क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन कंट्रीज जो पॉपुलेशन थी, फिर एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सभी कम्युनिटीज़ के साथ में ये डिवीज़न आगे भविष्य में देखने को मिला इस टर्म के बाद, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही बनती है। नाउ अब देखिए, अगर जो हमारे पास दो ऑप्शन हमें मिल गए, पता लगे कि ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, तो हम आंसर इजीली शॉर्ट आउट कर पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमारी 1 और 2 सही है। 1 और 2 के साथ सेकेंड ऑप्शन भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया। तो डेफिनेटली अनडाउटफुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है। बट अब हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में भी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंट्रल टू द प्रोविंसेस। जो अभी देखिए, इस टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इस टाइम पर जो बजट हुआ करता था, इस टाइम पर क्या होता था, बजट, जो बजट था उसको क्या कर दिया गया, पहले तो केंद्र के पास था, मतलब जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके पास बजट की पूरी पावर रहती थी। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, उसको डिवीज़न कर दिया, मतलब बजट को डिवाइड कर दिया। एक सेंट्रल बजट कर दिया, सीबी में लिख देता हूँ शॉर्ट में, सेंट्रल बजट, और साथ में एक प्रोविंशियल बजट भी बना दिया। मतलब जो प्रांत हैं बेसिकली, है ना, जो डिविजन्स थे, उनका बजट जो है वो लोग खुद अपना बनाएं और उस पर वर्क करें, ठीक है। मतलब डिवीजन कर दिया बेसिकली बजट का, ठीक है। तो डिवोल्यूशन मतलब बजट का डिवीजन कर दिया, मतलब जो उसकी जो पावर है, अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उसको भी डिवाइड कर दिया और आगे मूव कर दिया उसको, मतलब तोड़ दिया, बेसिकली ब्रेक डाउन कर दिया, सेंट्रल से डिवीजन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर जो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बात करें, तो जो 1919 का जो एक्ट है, इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेग्यू कौन है? ये है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और जो क्लेम्सफोर्ड है ये है यहाँ पर इस टाइम पर गवर्नर, आपकी वॉइस रॉय बेसिकली, नॉट गवर्नर जनरल, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल का जो पद था वो 1857 के बाद से बदल गया। 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद जो 1858 में जो पर्सन आए तो वो क्या बने, वो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहलाए, वो कहलाए आपके वॉइस रॉय, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर जो कंट्रोल था वो कंट्रोल किसका था? क्वीन का, मतलब क्राउन का कंट्रोल था, मतलब जो इंग्लैंड के अंदर जो किंग क्वीन थी जिनका राज चलता था उनका कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल आ गया था इंडिया पे, ठीक है। इसे कहते हैं माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पर बेसिकली एक्चुअली ये जो टर्म पीरियड था ना, ये देखिए इसके बाद कौन सा एक्ट आया था? 1919 का जो एक्ट था इसके बाद आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बीच में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई, मतलब इवेंट हुआ, या कह लीजिए बनाई गई चीज़ बेसिकली, है ना, जिसे कहते हैं सीपीएससी। ये था आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज की डेट में क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी भी स्थापना करी गई 1926 के अंदर। देखिए इन दोनों के बीच में ही हुआ है तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 बात की थी। इसमें देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में बात करी गई है, कई सारे नाम हैं और ये किस चीज़ से संबंधित हैं ये आपको मैच लगाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है, देखिए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कौन थे? वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। तो मतलब एच.सी. मुखर्जी के साथ मैच जाएगा आपका ए का। दैट मीन्स अभी चलिए हमें पहले मैच कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच.सी. मुखर्जी। Then originally the only Congress member of drafting committee, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो कांग्रेस का मेंबर थे ओरिजिनली वो कौन थे? ठीक है, वो थे के मुंशी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज मैच विद बी, बी के साथ, ठीक है। देन हम बात करें अगर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट, राजस्थान का जो प्रिंसली स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर कौन था? वो था वी टी कृष्णमाचारी। वी टी कृष्णमाचारी मीन्स फर्स्ट का सी के साथ। देन हम बात करें नेक्स्ट, जाहिर सी बात है चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, लास्ट ऑप्शन बचता है तो सेकंड के साथ डी। मैच क्या बनता है? फर्स्ट के साथ आपका आता है, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया आई थिंक ऑप्शंस में कुछ चेंजेस हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको फिर भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको आप मत दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गए हैं। मैच यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट के साथ क्या रहेगा आपका सी, सेकंड के साथ आपका रहेगा, सेकंड ऑप्शन के साथ रहेगा आपका डी, ठीक है। एंड के मुंशी थर्ड के साथ आपका क्या है? थर्ड के साथ है बी, एंड देन फोर्थ के साथ आपका है ए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट मैच, ठीक है। ये ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसे भूल जाइए, ठीक है। दिस इज द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेते हैं, करेक्ट मैच हो गया, इसे हटा देते हैं और हम कुछ और इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए एक कमेटी थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये गठित हुई थी 1976 के अंदर, ठीक है। और इस कमेटी का जो एक इम्पॉर्टेंट वर्कआउट रहा है, मतलब काम रहा है, वो रहा है, ये कब हुआ था? बेसिकली ये हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 के अंदर, उस टाइम पर। और इनकी रिकमेंडेशन के दौरान जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन्हें ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और उस टाइम पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको पार्ट इसका कौन सा है? पार्ट है आपका 4A एंड आर्टिकल इज 51A, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल कौन सा पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। चलिए अगर जो हम बात करें, एक तो ये हो गई आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कमेटी आई जिसका नाम था सरकारिया कमेटी, सरकारिया कमेटी, सरकारिया कमेटी, या सॉरी सरकारिया कमीशन कह लीजिए आप उसे, सरकारिया कमीशन। तो ये थी आपकी 1983 के अंदर, नॉट 38, 1983 के अंदर। और इसने रिकमेंडेशन दी किसके बारे में? सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है।
फिर हम बात करें, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जो थी एक धार कमेटी, धार कमेटी, ठीक है, या आप धार कमीशन कह लीजिए इसे। ये थी आपकी आई थिंक इसका टाइम पीरियड जो था 1947 टू 48 के आसपास, धार कमीशन, या एस के धार थे इसके चेयरपर्सन, जो एस के धार हैं, धार इज द सरनेम धार कमीशन के। तो इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, धार कमीशन ने कहा कि लिंग्विस्टिक भाषाओं के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, उससे क्या है भारत की एकता और अखंडता पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी हमने एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमने बात करी थी वीटी कृष्णमाचारी की। ठीक है, तो एक सिमिलर नेम है, सिमिलर नेम है इन्हीं से जैसा, दैट इज वीएम तारकुंडे, वीएम तारकुंडे कमेटी। ठीक है, और वीएम तारकुंडे कमेटी जो है ये बात करती है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, जो आपकी एज है, मतलब जो अर्लियर क्या होता था कि जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज वो कितनी थी आपकी 21 ईयर्स की, जब आप 21 साल के होंगे तब आपको अधिकार मिलता है कि आप वोट डाल सकते हैं। बट जो ये कमेटी आई, ये कमेटी आई थी 1974 के अंदर। ठीक है, तो इस समय जब ये कमेटी आई, इसने रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी, तो उस टाइम पर जो ये एज थी 21, इसको घटाकर क्या कर दिया गया 18 साल। ठीक है, तो ये संबंधित है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कमेटी है पुंची कमीशन। पुंची कमीशन वर्ड है, ये भी कई बार पूछा जाता है, पुंची कमीशन। पुंची कमीशन आपका आया था 2007 के अंदर। ठीक है, और एक्चुअली जो पुंची है बेसिकली इनका पूरा नाम था मदन मोहन पुंची, और इन्होंने बेसिकली किस पर बात करी थी, जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं उस पर अपनी एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और साथ में एक दो कमेटीज और हैं, जैसे आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो बात करती है 3 टियर सिस्टम इन पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है उसके अंदर 3 टियर सिस्टम के बारे में बात करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन के बाद। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, बेसिकली ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको, इस कॉन्सेप्ट को लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर जो कोई कानून, लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने बनाया क्या, आपका लॉ बनाया, तो उस लॉ के अंदर अगर जो कोई व्यक्ति चैलेंज करता है, कहाँ पर करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, या फिर इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया तो उसको वो दोबारा से री एग्जामिन, दोबारा से उस केस को मॉनिटर कर सकती है, मतलब उस पर सुनवाई कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और अगर जो उसको अनलॉफुल जो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लॉ जो है वो गलत है, संवैधानिक नहीं है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, नल एंड वाइड कर दिया जाता है बाय द जुडिशरी। जुडिशरी कौन सी है यहाँ पर, सुप्रीम जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूएसए से, और यूएसए से हमने एक और चीज़ ली है, वो क्या है आपका फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये भी हमने यूएसए से लिया है, और यूएसए के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो लिखा गया है राइट्स ऑफ बिल के नाम से, राइट्स ऑफ बिल के नाम से वहाँ पर उनके संविधान के अंदर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम अगर जो बात करें, आंसर है आपका यूएसए। तो अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो यूएसए से हमने और क्या क्या लिया है, जैसे यूएसए से हमने लिया है जुडिशरी इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। अब कौन से जजेस को रिमूव करना भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का जो मेथड है वो भी हमने यहीं से लिया है। और प्रियम्बल, ठीक है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। फिर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, यूएसए से, सॉरी नॉट यूनाइटेड किंगडम, लंदन। ठीक है, यूके से हमने क्या लिया है, तो यूके से हमने
लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म, इस तरीके की कई सारी चीज़ें हमने यूएसए से ली है। फिर अगर जो हम बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर और रशिया है ना, जो एक टाइम पर यूएसएसआर था, आज की डेट में रशिया है। तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो कॉन्सेप्ट हमने ऐड किया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसएसआर रशिया के संविधान से, ठीक है। और फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सिटिंग का मेन कॉन्सेप्ट, जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो राज्य है और केंद्र है, इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान, ये जो प्लान्स दिए हुए हैं 1909, 1919, 1935, 1947, ये जितने भी एक्ट्स आए, ठीक है, इसे कहते हैं आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को मॉन्टे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, पार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से हम इसे जानते हैं, और इसे आप कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन सभी में से सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में किस एक्ट के अंदर कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है, किसके बारे में, फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया है एक, तो देखिए इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया है एक, तो ब्रिटिश इंडिया है, और प्लस साथ में क्या है, प्रोविंसेस हैं प्लस प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स, ये इस तरीके का डिवीजन दिया गया है, ठीक है। मतलब ये पूरा भारत का गणराज्य, उसके अंदर ये और फिर ये और फिर ये, इस तरीके से डिवीजन दिया गया है। अब ये एक्ट जो है सेपरेट करता है पावर को, किसकी, सेंटर और स्टेट की। सेंटर मतलब अगर जो हम करंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी किसी भी स्टेट की हो सकती है, फॉर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं की भी हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट की पावर्स को डिवीजन दिया है। अब इसके अंदर किया क्या गया है, इसके अंदर लिस्टें बनाई गई कि भाई सेंटर स्टेट, और एक कॉम्बिनेशन बना सेंटर प्लस स्टेट। तो जो लिस्टिंग दी गई कि इस टाइम पर कि जो केंद्र है आपका, वो 59 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है, मतलब लॉ बनाने हैं सेंटर को, केंद्र को, तो वो 59 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर वो अपना लॉ बना सकता है, ये बात करी गई इसके अंदर। देन स्टेट जो है आपका, राज्य, राज्य कितने टॉपिक्स पर या आपके पॉइंट्स पर, आइटम्स पर लॉ बना सकता है, वो था, ये हम ओरिजिनली बात कर रहे हैं रिसेंटली बना था 54 इज दैट पर्टिकुलर इन द प्रोविंशियल लिस्ट। देखिए ये आपका सेंटर क्या है, सेंटर है आपका फेडरल लिस्ट जिसे आप कहते हैं, स्टेट लिस्ट है आपका, ये आपका प्रोविंशियल लिस्ट है। अब ये आपका कंकरेंट लिस्ट है आपका, सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है, जिसमें फेडरल, ये दोनों चीज़ें ऐड ऑन होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन वाली लिस्ट थी, ये थी 36 पॉइंट्स पर ये अपना क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं इतनी टॉपिक्स पर या इतने आइटम्स पर, ये बात करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें यहाँ पर 1909 के एक्ट की, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 1909 का जो एक्ट था, ठीक है, यहाँ इसे कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, थोड़ा सा यहाँ उल्टा हो गया, इसे रिवर्स कर लीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये था। तो मॉर्ले जो थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया। देखिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो पद होता है मॉर्ले, दिस इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था, ये ऐसा मेंबर होता था जो डायरेक्ट आता था फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था जो डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और मिंटो जो थे, मिंटो थे वॉइस रॉय, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, 1900 आपका 9 के अंदर आया था। इसी टाइम पर क्या आया था, जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करी गई थी इसके अंदर, ठीक है। और इसी दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है सत्येंद्र प्रसाद, सॉरी नॉट, हाँ या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये जो भारतीय व्यक्ति हैं, ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है,
उसके क्या बने थे, ये मेंबर बने थे। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखना है। फिर अगर जो हम बात करें माउंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, यहाँ पर जो माउंटेगू हैं ये कौन है, आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, क्लेम्सफोर्ड आपके वॉइस रॉय हैं। ठीक, और यहाँ पर बात करी गई किसकी, यहाँ पर बात करी गई थी डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, इसी के अंदर अभी अपने क्वेश्चन में बात करी की थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई इस एक्ट के दौरान। देन 35 के बारे में हमने बात कर ही ली है। 1947 का जो एक्ट था, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इस एक्ट के वजह से भारत को क्या दी गई थी, इंडिपेंडेंस। और इसे एक और चीज़ से, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, 3 जून प्लान के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इस टाइम पर एक्चुअली 3 जून प्लान किससे संबंधित है, जो लॉर्ड माउंट बैटन, माउंट बैटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें पूछा गया कि इफ़ अ न्यू स्टेट इज ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर जो कोई नया राज्य बनेगा, मतलब देश के अंदर कोई नया राज्य बनाया जाएगा, नया राज्य का गठन होगा, तो उसके लिए जो भारत के संविधान के अंदर, ठीक है, किस शेड्यूल के अंदर जो है अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो शेड्यूल है, जाहिर सी बात है, देखिए यूनियन और उसके यूनियन के बारे में, यूनियन और स्टेट के बारे में जो आर्टिकल आपका बात करते हैं, वो आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, यही 4 आर्टिकल्स के थ्रू जो नाम बदलना है, बाउंड्रीज बदलनी है, लिमिट्स बदलनी, कई सारी चीज़ें की जाती हैं। तो और उसके लिए जो ये आर्टिकल्स की बात हो गई। ठीक है, पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम शेड्यूल, तो शेड्यूल कौन सा है, वो आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि अगर जो आपको कोई नया स्टेट बनाना है। अब जैसे रिसेंटली जो 2014 के अंदर एक नया स्टेट बना, कौन सा, आंध्रा से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना जो बना, तो उसके लिए जो अमेंडमेंट करना पड़ा वो कहाँ पर किया गया, जो आपका शेड्यूल्ड 1 है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, जिसके अंदर स्टेट, उसका नाम, उसकी टेरिटरीज का जुरिडिक्शन, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज बनाना, और देखिए उसके बाद अभी हमने एक और किया है, सॉरी ये तो आपका राज्य ही बन गया, एक और हुआ 2019 का। ठीक है, इसको मैं स्किप कर गया था, थोड़ा सा दिमाग से माइंड से निकल गया। 2019 का में जो अमेंडमेंट हुआ, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटाकर स्टेट से क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और यूनियन टेरिटरी के साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर तो एक बना यूनियन टेरिटरी, साथ में एक और यूनियन टेरिटरी बनी, वो थी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए, फर्स्ट शेड्यूल में हम परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे। फिर अगर जो हम बात करें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको पता लग गया, ऑप्शन नंबर ए, ये तो फर्स्ट शेड्यूल हो गया आपका। ठीक, फिर अगर जो यहाँ पर जो सेकंड शेड्यूल दिया हुआ, तो सेकंड शेड्यूल के अंदर किसके बारे में बात की गई है, इसके अंदर जो है बात की गई है कि जो प्रोविजंस हैं, किससे रिलेटेड, प्रोविजंस ऑफ इनॉलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस। ठीक है, तो इस तरह की जो सुविधाएं दी जाती हैं, किसको सुविधाएं दी जाती है, देखिए किसी, ये तो आम पब्लिक के लिए, बट जो एक होता है ना प्रेसिडेंट, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट हैं, ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक, उनको जो अलाउंसेस या जो सुविधाएं दी जाएंगी या प्रिविलेजेस दी जाएंगी, उनके बारे में बात करी गई है आपके शेड्यूल सेकंड के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं वो भी नाम इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप सुन लीजिए उसे। तो देखिए इसके अंदर आपका आता है प्रेसिडेंट, तो आते हैं आपके, फिर गवर्नर, जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उनके गवर्नर्स आते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों जगहों के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे। ठीक है, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, मतलब जो राज्य हैं, हर राज्य की विधानसभा जो है, विधायिका है, वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर्स होंगे, उनके जो अलाउंसेस वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में शेड्यूल 2 के अंदर दिया गया है। और साथ में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के प्लस हाई कोर्ट के, इन दोनों जगहों के जो जजेस हैं, उनके जो सुविधाएं उनको दी जाएंगी, अलाउंसेस दिए जाएंगे, उनके बारे में भी सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया गया है। और एक और पर्सन इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, वो है CAG। ठीक है, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्या करता है भैया, जो CAG है ये क्या करता है, ये आपका जो घोटाले है ना, जो गवर्नमेंट ने
खर्चा देखिए, बजट गवर्नमेंट ने मान लीजिए 1000, फॉर एन एग्जांपल, फॉर द इजी कन्वीनियंस के लिए 1000 रुपए का बजट लगाया कि भाई इतना 1000 रुपए में पर्टिकुलर ईयर या किसी टर्म में खर्च करना है, ठीक है। खर्च करती है वो 50 रुपए, बाकी 50 रुपए या 500 रुपए मान लीजिए, बाकी 500 रुपए कहाँ गए, तो ये ढूंढने का काम जो है वो सीएजी करती है, ठीक है, मतलब घोटाला निकालने का काम सीएजी करती है, ठीक है। और करंट टाइम पर जो सीएजी हैं भारत के, वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जब यूनियन टेरिटरी बना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना है इसको, कि जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वो थे जब गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड शेड्यूल की, तो थर्ड शेड्यूल के अंदर बात करी गई है ओथ की, ठीक है, ओथ। देखिए, इसमें अलाउंसेस के बारे में बात करी गई थी, इसमें आपका स्टेट और यूनियन के बारे में, इसमें ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में, किसकी, यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीएजी के बारे में, स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में, या जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इन जितने की बात हमने अभी पिछले जिनकी अलाउंसेस की बात करी ना, उन्हीं सभी के ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है शेड्यूल नंबर 3। फोर्थ शेड्यूल की हम बात करें तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर बात करी जाती है नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी किसी स्टेट के अंदर या कितनी यूनियन टेरिटरीज के अंदर, मतलब एज पर द पॉपुलेशन, एज पर द जो भी इनका आंकड़ा रहता है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स का अलोकेशन जो है वो राज्यसभा के अंदर कितना रहेगा, इसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में बात करी गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि जो राज्यसभा है दैट इज द परमानेंट हाउस, ये कभी भंग नहीं होता। भाई लोकसभा आपकी भंग हो जाएगी, कोई सरकार नहीं होगी, बट पूरा देश जो है वो चलेगा आपका राज्यसभा से फिर, ठीक है। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो सिविल सर्विस है, सिविल सर्वेंट जो आप आईएएस वगैरह पीसीएस वगैरह बनते हैं, इनकी जो इनके ऊपर जो बेसिकली कंट्रोल या कह लीजिए इनको जो रेगुलेट करने का काम जो है वो इनके पास होता है, राज्यसभा के पास, ना कि लोकसभा के पास। क्योंकि देखिए सिविल सर्वेंट भी परमानेंट है, राज्यसभा भी परमानेंट है, तो परमानेंट ही मैनेज कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो ज़्यादा पावर है वो राज्यसभा के पास होती है इस केस में। चलिए, ये तो आपके फोर्थ हो गए, बाकियों को भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो जो आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बात करें तो जो फिफ्थ शेड्यूल है ये आपका बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइब्स हैं शेड्यूल्ड एरिया और उसके ट्राइब्स एरियाज, उनको एडमिनिस्टर करने का काम इसके अंदर, उसके बारे में बात करी गई है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। छठा शेड्यूल जो है, छठा शेड्यूल भी इन्हीं के बारे में बात करता है, बट शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में ही बात करता है, बट स्पेशली ये बात करता है 4 स्टेट्स के बारे में, ठीक है। वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, शॉर्ट में AMTM, ठीक है, AMTM कर सकते हैं आप इसे, इसको याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनको एडमिनिस्टर करने का जो बात करी गई है वो किस शेड्यूल में है, शेड्यूल 6 के अंदर। देन हम फटाफट बात कर लेते हैं सेवन शेड्यूल की। सेवन शेड्यूल के अंदर जो बात करी गई है डिवीजन ऑफ पावर, अभी हमने क्वेश्चन में बात करी थी पावर डिवीजन की, ठीक है, तो यही है, पावर ऑफ डिवीजन के बारे में बात करी गई है इसके अंदर। तो करेंट टाइम पर अगर जो हम बात करें तो एक था आपका सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंटली अगर जो हम बात करें तो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इनिशियली हमारी कुछ और थी, ओरिजिनली कुछ और थी, ठीक है। प्रेजेंट है हमारी, देखिए अभी जो हमने 54 और समथिंग बात करी ना, वो हमने ब्रिटिश टाइम पर बात करी थी 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर जो हमारा संविधान था उसमें जब हमने सब्जेक्ट्स डाली थी तो ओरिजिनली यहाँ पर 97 थी, ठीक है। दीज आर द ओरिजिनल, ठीक है, बट दिस इज अ प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। 100 है कंकरेंट में, सॉरी सेंटर में, और 97 थी ओरिजिनली। स्टेट की हम बात करें तो स्टेट के अंदर करंट टाइम पर 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली थी यहाँ पर 66, यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर बढ़ गई। कंकरेंट की हम बात करते हैं तो कंकरेंट के अंदर करंट टाइम पर 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। एंड जो आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनली, ठीक है, उस टाइम पर यहाँ पर 47 सब्जेक्ट्स थी। ओरिजिनली की हम बात कर रहे हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ तब।
और जो एक क्वेश्चन हमने किया था अभी पिछले पिछले आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन था जो भी था, तो वहाँ पर जो हमने 50s के रेस में बात करी थी वो था 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग क्या थी। ठीक है, चलिए ये हमारा था 7 शेड्यूल। फिर हम बात कर लेते हैं इसी में 8 शेड्यूल की भी फटाफट। 8 शेड्यूल में किसके बारे में बात करी गई है, लैंग्वेजेस के बारे में, लैंग्वेजेस। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी भारत के अंदर, संविधान के अंदर 14 लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, वो लैंग्वेजेस जैसे हैं कि आपका असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत एंड संथाली, सिंधी नॉट सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं 22 लैंग्वेजेस जितनी मैंने आपको बोली, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक बार दिमाग में होगा तो आपको क्लिक हो जाएगा इफ़ इन केस कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 2 अमेंडमेंट हुए थे। एक हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो 1992 के अंदर हुआ, जिसके अंदर 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। नहीं सॉरी, एक और हुआ था इससे पहले, इसको छोड़ देते हैं, पहले इससे हम पहले बात करते हैं। इसके पहले एक और हुआ था जिसे हम कहते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ था 1967 के अंदर। इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था सबसे पहले। सिंधी लैंग्वेज जो है आपकी वो ऐड करी गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट के अंदर। फिर दूसरा बात, इसके बाद हुआ था 71st अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का था, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था। इसके अंदर जो हमने ऐड करी लैंग्वेजेस वो थी कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, देखिए ये जो नाम है ना किस अमेंडमेंट के साथ हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं और बनते भी हैं। फिर एक और लास्ट अमेंडमेंट हुआ इसके बाद, 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 के अंदर हुआ। ठीक है, 2003 के अंदर, तो इसके अंदर जो लैंग्वेजेस ऐड की गई थी वो थी बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली। ठीक है, मैथाली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। उसके बाद ये आपकी 22 लैंग्वेजेस एट प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंगली ये है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जो क्वेश्चन में मैंने एक दो बार देखा है, कहीं क्वेश्चन आया हुआ है एक दो एग्जाम में, कि कहीं अगर जो पूछ लिया जाए कि इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज अंडर शेड्यूल 8, जो शेड्यूल 8 की हम बात कर रहे थे ना, शेड्यूल 8 के अंदर इंग्लिश का बारे में बात करी गई है। देखिए जितनी भी मैंने आपको लैंग्वेजेस एक साथ बताई थी, बोली थी, उस लैंग्वेज में या संविधान के अंदर इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 8। ध्यान रखना है, शेड्यूल 8 के अंदर इंग्लिश का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट हम और भी देख लेते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते हम उन्हें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक फटाफट क्विक रिवीजन वाला ही काम रहेगा हमारा सबके लिए। चलिए 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल आपका किसके बारे में बात करता है, ये आपका बात करता है लैंड रिफॉर्म के बारे में। लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी प्रथा, जो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम जो था उसको खत्म करने से रिलेटेड ये था बेसिकली लैंड रिफॉर्म। ठीक है, ये क्यों लाया गया, कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनके साथ हम इनको डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अभी रिसेंटली एक उत्तराखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ है, वहाँ पर पूछा गया इसका क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी शेड्यूल में आता है, 10वें शेड्यूल में आता है। 11वें शेड्यूल में क्या हम बात करते हैं, किसके बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए अमेंडमेंट्स थे आपके। 73rd अमेंडमेंट आपका संबंधित है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बलवंत राय मेहता कमेटी, नाम ध्यान रखना है। 12th शेड्यूल, अब 12th शेड्यूल के अंदर हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर निगम, नगर इकाई, नगर काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये जो भी आती हैं सारी आती हैं शेड्यूल 12th शेड्यूल के अंदर। ओरिजिनली जब संविधान बना था उस टाइम हमारे पास 8 शेड्यूल थे, एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए अमेंडमेंट था वो था 74th अमेंडमेंट, आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार समटाइम्स पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन संबंधित है प्रियम्बल से। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना है ना। ठीक है, जिसे कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बात करते हैं उनके बारे में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू लेट फाउंडेशन ऑफ प्रियम्बल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लाया गया एक कॉन्सेप्ट था जिसे कहा जाता था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखिए
अगर जो हम इसमें एक मेथड होता है क्वेश्चन करने का, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, उसको करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड, जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड सुटेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता है तो कुछ चीज़ों से आप कुछ चीज़ों को हटा सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको पता लग गया, आंसर देखिए, आंसर में फर्स्ट कहाँ कहाँ नहीं है, तो भैया सेकंड बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमें पता है कि इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल। भाई जो भी इसके अंदर देखिए, अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रियम्बल है, ये जो आप इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली, ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो एक प्रीफेस लिखा होता है, आपको बुक के ऊपर देखा होगा आपने कहीं प्रीफेस, तो मतलब उस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये लिखा होता है कि जो पूरी बुक है वो किस बारे में बात कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या है, बेसिकली जो कंक्लूजन पार्ट होता है वो इसमें दिया हुआ होता है एक तरीके से, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल भी आपका वही है, दिस इज नॉट अ नॉन जस्टिशिएबल थिंग, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर दिस मच आर्टिकल। अब देखिए ये जो आर्टिकल 368 है, ठीक है, तो ये यूज किया जाता है भाई, संविधान है, जो संविधान के अंदर कुछ भी आपको अमेंडमेंट करनी है, तो जो वो मतलब जो अमेंड, देखिए ये एक बड़ा दरवाजा है कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसके अंदर जाना है, कुछ छेड़खानी करनी है, आपको चेंजेस करना है, तो जो आर्टिकल 368 है दैट इज द की। अभी इस चाबी से आप ये ताला खोलोगे, ताला खोल के फिर आप जाके संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हो। ठीक है, तो संविधान के अंदर आपको जो कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, 368। अब इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट, बिल्कुल ये तो कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे एस आर बोमाई केस हो गया, या आपका केशवानंद भारती केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। तो उस क्वेश्चन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बदल सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स भी बदल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जो उसका ना बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसका मूल स्वरूप है, बेसिक ढांचा है, उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते थ्रू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, बिल्कुल सही ऑप्शन। स्टेटमेंट थर्ड भी आपकी करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इतने से ही आपका आंसर हो जाएगा, बट स्टिल हम अगली स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेशन, देखिए ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, दिट इज ओनली अ प्रिफ्रेस इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बताया गया कि देखिए इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो संविधान है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, मोटा मोटा एक पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा संविधान के बारे में, ये चीज़ जाएगा। बट दिस इज नॉट गिविंग द पावर टू एनी लेजिस्लेचर, स्टेट के किसी भी लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं देता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो करेक्ट क्या होगी, 1 2 3। ठीक है, देखिए कहाँ पर है 1 2 3 आपका, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो जो प्रियम्बल है, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसको हमने कहाँ से बोरो किया है, अगर जो हम बोरो की बात करें तो हमने इसे लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने इसे लिया है। ठीक है, बोरो किया है। ठीक, अब देखिए अगर जो कभी ये पूछा जाए कि प्रियम्बल के अंदर आज तक कभी कोई अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, वो अमेंडमेंट है आपका, वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1976 के अंदर, 42वां अमेंडमेंट, जिसके अंदर हमने 3 वर्ड्स को, न्यू 3 वर्ड्स ऐड किए थे, वर्ड्स को हमने क्या किया इसके अंदर, ऐड किया। ठीक है, ऐड ऑन किया। वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। वो है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशन मतलब सिंपल इंटीग्रिटी, बट इंटीग्रिटी किसकी कर रहे हैं हम, देश की एकता की बात कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 वर्ड्स जो है ऐड किए गए थे इस अमेंडमेंट के दौरान, तो एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कई बार कुछ वो पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रियम्बल के बारे में मतलब डिस्कशन करते हैं, कि बेसिक स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ों के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली केसेस कौन से, सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं, जैसे कि आपका एक केस था आपका बारबरी यूनियन केस, बारबरी वर्सेस यूनियन केस, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था ये बारबरी यूनियन केस, जिसमें ये हुआ था। देखिए
ये हुआ था जो जहाँ पे लिखते हैं बारबरी, ठीक है, सॉरी बारूबेरी, नॉट बारबरी, बारूबेरी यूनियन केस था ये, ठीक। ये हुआ था 1960 के अंदर। तो ये पहला केस था जो प्रियम्बल से संबंधित था। प्रियम्बल से देखिए जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं और किसी चीज़ से, फंडामेंटल राइट से, ड्यूटीज से, या देखिए ड्यूटीज से तो रहता नहीं है क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल रह जाता है, बट अदर चीज़ों से जो भी संबंधित है उन केसेस के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बारबरी यूनियन केस 1960 में हुआ। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि जो प्रियम्बल है इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कह दिया कि भाई जो प्रियम्बल है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, संविधान का हिस्सा ही नहीं है, नकार दिया खिरे से इस केस के अंदर। इसके बाद एक और केस हुआ जो इससे संबंधित है, वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला के मतलब केरला स्टेट के विरुद्ध था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ, पार्ट प्रियम्बल जो है ये संविधान का हमारे हिस्सा है। देखिए उससे पहले वाले बारबरी बैरूबेरी केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही मना कर दिया कि भैया पार्टी नहीं है, बाहर जाओ। फिर ये केस हुआ आपका, ये 13 साल बाद ये हुआ था 1973 के अंदर। इस केस में कहा कि भैया ये पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, ऐसा नहीं है, हम नकारते नहीं है अपने चीज़ को, हम पुराने वर्डिक्स को वापस लेते हैं, भैया हमारा ये पार्ट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस हुआ, थर्ड केस जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया केस था, ठीक है। ये केस हुआ था 1995 के अंदर। इस केस के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, दैट इज द प्रियम्बल, प्रियम्बल भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। देखिए इससे पहले केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, कहा कि पार्ट है, ओके पार्ट है, हम मानते हैं, हम एग्री करते हैं, हम डिनाई नहीं करते। बट इस केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट तो है बट सिंपल विंपल पार्ट नहीं, ये एक अभिन्न अंग है, मतलब दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। तो एक बेसिकली थोड़ा ओवरव्यू था ये, प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। एक्चुअली क्वेश्चन के साथ में हम कुछ और फैक्ट्स को भी ले रहे हैं ताकि इर्द गिर्द के क्वेश्चन भी कर लें। अगर जो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। स्टिल अभी आई थिंक 40-45 मिनट का वीडियो हो गया है, इसमें भी हमने 5-6 क्वेश्चन ही कर पाए हैं क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी एक आपका प्रियम्बल से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बेडेड, मतलब कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल, बेसिकली प्रियम्बल के अंदर, जो संविधान के अंदर प्रियम्बल है उसके अंदर वो निहित नहीं है, मतलब उसके अंदर सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है सिंपली। तो अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स के बारे में, इकोनॉमिक लिबर्टी या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इनमें से कौन सा वो पॉइंट है, बेसिकली ये पूछा है इसमें। तो देखिए थॉट्स की लिबर्टी बिल्कुल है, संविधान के अंदर दी गई है, एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है, बिलीफ के बारे में बात किया गया है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि भैया आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट आप कमाओगे आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात नहीं करी गई है यहाँ पर प्रियम्बल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर जो हम बात करें कि कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट दिए गए हैं लिबर्टी के रिलेटेड, तो लिबर्टी से रिलेटेड देखिए, लिबर्टी से रिलेटेड जो वर्ड्स यूज किए गए हैं प्रियम्बल के अंदर, वो है आपका थॉट के बारे में दिया गया है, एक्सप्रेशन के बारे में बात करी गई है, आपका बिलीफ के बारे में बात करी गई है, फेथ के बारे में बात की गई है, एंड वर्शिप के बारे में बात की गई है, वर्शिप, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। देखिए ये है आपका प्रियम्बल, प्रस्तावना, है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा क्वेश्चन था कि किसके अंदर बात करी जा रही थी हमारी, लिबर्टी ऑफ, लिबर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए ये है ना लिबर्टी, इसको थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, लिबर्टी, ठीक है, यहाँ लिबर्टी दिया हुआ है। तो लिबर्टी के अंदर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप, इन 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन 5 चीज़ों की लिबर्टी के बारे में हमारे प्रियम्बल में बात करेगा। इकोनॉमिक के बारे में कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे आपका ये जस्टिस है, जस्टिस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बात करी गई है कहाँ पर, आपके प्रियम्बल में। देन इक्वलिटी के बारे में बात करी गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और हर जगह की जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वहाँ के बारे में, और प्रमोट अमंग देम, मतलब उनको प्रमोट करना, इस तरीके की इक्वलिटी के बारे में। फ्रेटर्निटी के बारे में बात की गई है,
एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन के बारे में बात करी गई है यहाँ पर, ठीक है। और इसे हमने कब अडॉप्ट किया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा डेट है आपका, ये नवंबर 1949 का, 26 नवंबर, राइट, 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने क्या किया, इसे अडॉप्ट कर लिया अपने संविधान के अंदर, मतलब इन सभी चीज़ों को हमने अडॉप्ट कर लिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अवर प्रियम्बल। आप लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ को देखा होगा। अगर जो कोई कहता नहीं देखा है तो भाई देखो, आपने एनसीईआरटी की अगर जो बुक पढ़ी होंगी ना, एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है, तो वहाँ पर जो कवर पेज होता है ना, कवर पेज के फर्स्ट पेज पे ही आपको प्रियम्बल देखने को मिल जाएगा, है ना, एनसीईआरटी की बुक्स में। तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन बन रहा है आपका प्रियम्बल से, कि इसमें पूछा है कि भाई जो प्रियम्बल है आपका प्रस्तावना, तो ये किस सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर बात करी गई है, ठीक है। अभी हमने 3 केसेस के बात करी। 1960 के अंदर बेरूबेरी यूनियन केस हुआ था, जिसमें कहा गया कि भैया इसके अंदर ये पार्ट ही नहीं है। फिर उसके बाद आपका केस हुआ एक 1973 का, ठीक है, केशवानंद भारती केस, उसके अंदर कहा गया कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन 1995 के अंदर कहा गया, LIC केस जो हुआ उसके अंदर बात करी गई कि दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये जो है आपका केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी में बात करी गई थी ना, ये वाला आपका 1973 का जो केस था, ठीक है। और बाकी चीज़ें हमने डिस्कस करी ली है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट, मतलब ये अधिकार किसके पास है कि भाई कोई भी स्टेट बनाया जा सकता है। मतलब एक बड़ा स्टेट है, जब आपका उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, ठीक है, तो ये अधिकार बेसिकली एक्चुअली पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट करती है एक्चुअली, ठीक है। बट इसका जो एक्चुअल अधिकार है वो दिया गया है किसके अंदर, इसके अंदर देखिए, ये अधिकार दिया हुआ है किसके अंदर, पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट करती है हमारी कौन है, पार्लियामेंट ही करती है। तो क्वेश्चन का पार्लियामेंट, सॉरी मैं कुछ और बोल रहा था बीच में, कोई नहीं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, संसद। तो संसद जो है नया राज्य बनाएगी, उसके लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 2 आता है। आर्टिकल 2 जो है एम्पावर करता है संसद को कि वो एडमिट कर सकता है कि मतलब जो यूनियन है, यूनियन इन द सेंस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक स्टेट बना सकती है, या स्टेट को बाइफर्केट कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, दो एक बड़ा स्टेट उसको छोटा कर सकती है, ये सब अधिकार उसको आर्टिकल 2 के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये सब आता है किसके अंदर, ये आता है, सारी चीज़ें आती हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट लिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, क्या सीन है इसका, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, प्रियम्बल के बारे में हमने कई सारी चीज़ें बात कर ली, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके। तो प्रियम्बल प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल क्या बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है आपका प्रियम्बल। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपकी। प्रियम्बल इज अमेंडेबल, बिल्कुल ये अमेंडेबल हो सकता है, अमेंड किया जा सकता है बाई 368 आर्टिकल के थ्रू, इसको अमेंड किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हमने एलिमिनेशन मेथड्स के बारे में बात करा था, तो ये देखिए, अब एलिमिनेशन मेथड जो हम बात कर रहे थे ना क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस मे बी पॉसिबल, सेकंड तो कतई नहीं होगा क्योंकि 1 को हटा दिया इसने, नन ऑफ देम वाला भी नहीं होगा, तो अब इन दोनों में से बचती है भाई रेस, कौन जीतता है, चलिए देखते हैं। प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर द डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इसमें प्रियम्बल के अंदर हमने भी बात की थी ना, 26 नवंबर 1949 को जो हमने अडॉप्ट किया संविधान को, एडॉप्टेशन डेट ये मेंशन की हुई है ना नीचे, जो हमने अभी प्रियम्बल देखा था लास्ट आई थिंक 2 क्वेश्चन पहले, है ना। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट हुआ जिसकी हमने बात करी थी, अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब, 1976 के अंदर, जिसके अंदर हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे, जो कौन से थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स हमने क्या ऐड किए थे,
ठीक है। अब देखिए प्रियम्बल जो है उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जो बात करता है ना, जो प्रियम्बल का बेसिक फीचर, प्रियम्बल के बेसिक फीचर के लिए जो वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि बेसिक फीचर होना चाहिए, मतलब उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉट बेसिक फीचर, बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो है आपकी इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में हमने बात किया था, कितने टाइप की इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी, लिबर्टी, देन हमारा था फ्रीडम, देन वी हैव जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बताती हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर पार्ट में एक्चुअली ये 100 क्वेश्चन हैं, लगातार करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखने में भी बोरिंग लगेगा आपको, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अनकन्वीनियंट रहेगा लगातार में। तो इसको हम लोग 10 पार्ट में करेंगे, 10 पार्ट्स में हम इसको कवर अप करेंगे। तो ये हमारा रहेगा पार्ट 1, दिस इज़ द पार्ट 1, जिसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इंडियन पॉलिटी जो सभी एग्जाम्स के लिए विद उसकी डिटेल एनालिसिस, डिटेल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी जो फैक्ट्स आते हैं वो सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि और भी वीडियोस में बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरीके से बना सकूं, ठीक है। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सर्कुलेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।